आज हम लोग देखेंगे परामर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो परामर्श हम लोग ने देखा कि परामर्श व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने कई प्रकार बताए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 3 प्रकार के हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसके जन्मदाता विलियमसन महोदय हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसके जन्मदाता कार्ल रोजर्स हैं। और समन्वित परामर्श, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, जिसके जन्मदाता एस.सी. थॉर्न है। तो जो ये निर्देशात्मक परामर्श है, डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये परामर्शदाता केंद्रित होता है, उपबोध केंद्रित होता है। तो इसमें छात्र का स्थान गौड़ होता है। ये जो होता है इसमें उपबोध केंद्रित होता है, इसमें प्रार्थी केंद्रित होता है, इसमें परामर्शदाता का स्थान गौड़ रहता है। और ये इसमें दोनों के खुले विचार, स्वतंत्र विचार रहते हैं। ये दोनों अपनी भावनाओं को, अपने खुले विचारों को रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग के जन्मदाता विलियमसन महोदय। इसमें प्रार्थी का स्थान जानते हैं गौड़ होता है। परामर्शदाता जो होता है उसका प्रमुख स्थान होता है। इस परामर्श में साक्षात्कार एवं प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली, उसको प्रश्न को द्वारा उसके समस्या को जानने का प्रयास किया जाता है। उपबोध पूरी तरह से, जो प्रार्थी होता है वो पूरी तरह से उपबोधक पर केंद्रित होता है, उस पर निर्भर रहता है। और परामर्शदाता उपबोध के समस्या में रुचि लेता है। उपबोध मतलब प्रार्थी उसकी समस्या में रुचि लेता है और उसकी समस्या का निदान करता है। इसलिए इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। इसको जानने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे जीवन इतिहास विधि। उसके बैकग्राउंड में जानने के लिए उससे पूछा जाता है ताकि उसकी समस्या का निदान शीघ्र हो सके, जल्दी हो सके। इस विधि में या इस परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें समय भी कम लगता है और इस परामर्श में उपबोध की अपेक्षा, जो उपबोध होता है उसकी अपेक्षा उसकी समस्या पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग ये देखें कि अब अनिर्देशात्मक परामर्श, जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें छात्र का स्थान मुख्य होता है और जो परामर्शदाता है उसका स्थान गौड़ होता है। इसमें यह कह सकते हैं कि उपबोध केंद्रित परामर्श है। इसमें उपबोध जो होता है अपने खुले विचारों को रख सकता है। रोजर्स ने इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं बताई हैं। 3 विशेषता बताई हैं। पहली विशेषता है कि उपबोध केंद्रित बताया उसको। जो उपबोध केंद्रित है इसमें प्रार्थी जब तक परामर्शदाता से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि परामर्शदाता अंतिम निर्णय प्रार्थी पर छोड़ता है, उपबोध पर छोड़ता है, जिससे और ऐसा माहौल क्रिएट करता है, ऐसा माहौल उत्पन्न करता है कि वह अपनी समस्या का समाधान खोज लेता है। और दूसरा होता है क्या, भावनाओं पर बल दिया जाता है। भावनाओं पर बल दिया जाता है, यानी इसमें प्रार्थी की भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, उसे अवसर दिया जाता है। और जो भावनाओं की स्वतंत्र रूप से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा तो जाहिर सी बात उसकी रुचि का पता लग जाएगा। जब बालक, जैसे परामर्शदाता के रूप में कौन कौन से, ये समझ लीजिए कि शिक्षक भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपके अभिभावक भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया, आप बोलिए क्या आपको समस्या है। जब आप स्वतंत्र रूप से होकर बोलेंगे तो उसमें आपके रुचि का पता लग जाएगा, तो उस ढंग से आपकी समस्या समाधान करने में उसे सहज रूप से, सरलता रूप से आपकी समस्या का समाधान कर देगा वो। और तीसरा होता है उचित वातावरण, यानी उचित वातावरण केंद्रित होने के कारण ये इस परामर्श में प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। परामर्शदाता
ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि परामर्शदाता ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है ताकि जो प्रार्थी होता है वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजे और वह स्वयं निर्णय ले सके। इस ढंग का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और हम देखेंगे ये कि समन्वित परामर्श, इससे देखने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में डिफरेंट क्या है, ये पूछा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है और इसमें भावनाओं पर बल दिया जाता है। इसमें समय कम लगता है, समय जो है कम लगता है, इसमें अधिक लगता है, ठीक है। और इसमें ये समस्या केंद्रित है, जिसे जानते ही हैं। ये व्यक्ति केंद्रित होता है, इसमें व्यक्ति केंद्रित होता है। और इसमें अनेक विधियों का प्रयोग है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये अनिवार्य नहीं है। और ये उपबोध केंद्रित होता है, ये उपबोधक केंद्रित होता है, ये उपबोधक केंद्रित होता है, ये उपबोध केंद्रित होता है। इसका नेतृत्व परामर्शदाता करता है जबकि इसका नेतृत्व प्रार्थी करता है। इतने आप अंतर भी समझ लिए। अब देखेंगे समन्वित परामर्श। समन्वित परामर्श में ये थॉर्न महोदय ने ये कहा कि इन दोनों में से किसी एक को अपना लेने से समस्या का पूर्ण तरह से निदान नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने इन दोनों के डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच का एक मार्ग चुना। इसलिए इसे मध्यमार्गी परामर्श भी कहते हैं। और इसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों के जो अच्छे गुण हैं इसमें डाला गया है। और इसके कुछ स्टेप भी बताए गए हैं। जैसे आवश्यकता है, सर्वप्रथम परामर्शदाता के जानना होता है कि प्रार्थी की आवश्यकता क्या है ताकि उसकी समस्या जल्दी से जल्द समाधान हो जाए। और उसके विधियों का उपयोग, वो किस विधि का उपयोग करता है ये भी देखना है, किस विधि द्वारा उसकी समस्या का निदान हो सकता है ये भी ध्यान रखना है। और जो हमारी परामर्श की तैयारी है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान शीघ्र हो जाए। और एक देखना है कि जो विचार, यानी इसमें परामर्शदाता और परामर्शग्राही दोनों के विचार स्वतंत्र रूप से खुले होने चाहिए, इसका स्टेप। और यह जो होता है इन दोनों की अपेक्षा ये इसमें लचीलापन होता है और दोनों अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक से अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम ये देख लिए कि परामर्श के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। इसमें आप लोग अंतर भी समझ गए, ठीक है। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कि परामर्शदाता के गुण। धन्यवाद।